साबिर शाकिर, आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सब रंग जावेद काजी के साथ। जी व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू आज का सब रंग शेफील्ड लाइव से। आज का सब रंग आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और उम्मीद करता हूं कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि लाइक पे ज़रूर क्लिक करें और सब्सक्राइब भी हमारे जो वीडियोस होते हैं उनको ज़रूर आप किया करें। आज एक बार फिर मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो मौजूद हैं। मैं इनका हमेशा नाम जो है वो आगे पीछे ले लेता हूँ, बड़ी माजरत जनाब इफ्तिखार साहब। पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट हैं ये, और आज हम बैरोक्रेट्स जो हैं उन पे हम बात करेंगे। और बैरोक्रेसी जो है वो क्या है, क्योंकि जो अभी मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उनका यही रोना है कि बैरोक्रेट्स जो हैं या बैरोक्रेसी जो है वो हमें काम नहीं करने दे रही। और इसकी क्या वजह है? वैसे तो बैरोक्रेसी और बैरोक्रेट्स का नाम जो है वो बहुत सारे प्रोग्रामों में आपने सुना होगा, लेकिन जो तफसील है उसकी वो शायद आपके सामने आज इस प्रोग्राम में आ रही हो। जो हमारे गेस्ट हैं उनका तल्लक प्रीवियसली इस पेशे से भी रहा है, तो उनसे आज हम बात करेंगे। असल में बैरोक्रेसी जो है इसके 12 शोबे हैं, और इसमें मैं आपको गिनवा देता हूँ। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पीएसपी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, फॉरेन सर्विस है, कस्टम है, इनलैंड रेवेन्यू है, और इंफॉर्मेशन ग्रुप भी है। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो भी इसके नीचे आता है, और ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो भी इसके नीचे आता है। रेलवे जो है वो भी इसमें आती है, और इसके साथ साथ पोस्टल ग्रुप जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स, और अकाउंटेंट जो है, जनरल अकाउंटेंट जो है वो भी इसके नीचे आते हैं। तो मैं आज इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या जो हमारे वज़ीर आते हैं शोबों में, क्या वो नाअहल होते हैं, उनको काम का पता नहीं होता, या वो खुद करप्ट होते हैं, या वाकई जो आज तहरीक इंसाफ कह रही है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं करती, क्या वो करप्ट है? ये आज मेरा बेसिक जो सवाल है वो इससे मुतल्लिक है। तो एक बार फिर जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी इफ्तिखार भाई, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि इसके शोबे तो 12 हैं, और 12 ग्रुप्स हैं, और शोबे कह लें, ग्रुप्स कह लें, डिपार्टमेंट्स कह लें। तो इसमें जितने मैंने गिनवाए हैं स्टार्टिंग में, आप क्या समझते हैं कि इन तमाम ग्रुप्स जो हैं इनमें जो हमारे वज़ीर बनते हैं, जो पॉलिटिशियंस आते हैं, क्या उनको अबूर हासिल होता है कि जो इन्फॉर्मेशन में आ रहा है उसको इन्फॉर्मेशन के बारे में सब पता है? इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्या करती है, उसका काम क्या है? क्योंकि ये जो कि तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हमें बैरोक्रेट्स जो है वो काम नहीं करने दे रहे, बैरोक्रेसी जो है वो आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो क्या वज़ीर जो है वो नाअहल होते हैं, या वज़ीर खुद करप्ट होते हैं, या बैरोक्रेट्स जो होते हैं वो करप्ट होते हैं और वो इनको काम नहीं करने देते, या ये दोनों मिल के ये जो करप्शन है ये वजूद में आती है? असल में दोनों तरफ से जो होता है इश्क जो है वो बराबर का ही होता है। तो बाज़ औक़ात ब्यूरोक्रेट्स भी करप्ट होते हैं, और बाज़ औक़ात ये जो पॉलिटिशियन होता है अगर वो इनकम्पिटेंट है तो हमेशा उस पर ब्यूरोक्रेसी रूल है, अगर वो इनकम्पिटेंट है। अब पिछले जो अदवार गुजरे हैं तो उसमें ये भी कहा जा रहा था कि ये जो पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है ये इत्तफाक सिविल सर्विस में तब्दील हो चुकी है। अब इत्तफाक सिविल सर्विस में आप देखें ना कि फवाद हसन फवाद या चीमा जो है ये सिविल सर्विस नहीं प्रोड्यूस किए थे ना, तो उस वजह से जो ज़ाहिर है इनका ताल्लुक पॉलिटिशियंस से था। और अगर एक पॉलिटिशियन उनको करप्ट करता है तो वो अगर 10 काम जो हैं वो पॉलिटिशियन जो हैं वो उनसे करवाते हैं तो 5 काम ये अपने भी करते हैं। तो फवाद हसन फवाद के और जो चीमा उनके ऊपर आपको पता है कि कितने बड़े वो जो नैब के केसेस भी उस पर हैं, वो गिरफ्तार भी हैं वो, और उनकी बेल भी नहीं हो रही। लेकिन ये दूसरी डिबेट है कि जी मतलब ये नैब जो है उसकी कारकर्दगी की बात आ जाती है कि क्या एक साल के अंदर आप उनके करप्शन के जो केसेस हैं वो अभी तक निकाल सके हैं या नहीं निकाल सके। और दूसरा ये कि क्या कोर्ट में वो एविडेंस के तौर पर जो चीज़ें
साबित ये कर सके, वो एविडेंस कितनी है, कॉन्क्रीट एविडेंस है या कॉर्पोरेटरी एविडेंस है जिसकी वजह से वो ये चीज़ प्रूव कर सके। और या उनके पास वाकई, आप जो डॉक्टर आसिम को भी देख लें, वो उनको उनसे भी ज़्यादा अरसा गुजर गया। शकील मेमन है, वो भी उनको ताज पहनाए गए थे, इधर आए तो करप्शन के, तो वो तो ये जो 4 महीने तकरीबन इसको भी रखा है अपना, ये जो तहरीके इंसाफ के अलीम खान साहब, अलीम खान साहब को भी रखा है। तो कहने का मकसद ये है कि आज भी वो सत्यान साहब एक गिरफ्तार हुए हैं जंगलात के, और उससे पहले ये डीसी इम्तियाज अनायत लाई जो इस्लामाबाद के डीसी हैं, वो भी गिरफ्तार हुए। यानी कि अब वो अपोजिशन ये नहीं कह सकती कि जी ये इंतकामी कार्रवाई हमारे साथ हो रही है, अब इनका वजीर भी गिरफ्तार हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो ये तो बात है कि तो मैं तो उस वक्त भी आपसे बात कर रहा था कि इंडक्शन पॉलिसी पे बात कर रहे थे, डॉक्टर इशरत हुसैन के हवाले से भी बात कर रहे थे जो सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, उनकी तो एक किताब भी आई हुई है, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। आप ये देखें, लेकिन इमरान खान साहब इनको लेकर आए हैं तो ये मुशर्रफ के साथ भी काम करते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम करते रहे हैं, और अपनी बुक में इन्होंने कहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो रोल मॉडल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो अब ये मतलब कि इमरान ये क्या सोच के, असल में मैं इस चीज़ के पहले भी मैंने कहा था कि मुखालफत इसलिए कर रहा होता हूँ कि यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी जो कंसल्टेंट्स हैं, जो ऑलरेडी जिनको आजमाया नहीं गया, तो वो उन लोगों को लगाएं जो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये सिर्फ डॉक्टर इशरत साहब नहीं है। अब डॉक्टर इशरत साहब ने इससे पहले भी रिपोर्ट पेश की थी, उसमें भी इन्होंने कुछ सर्टेन रिफॉर्म जो हैं वो सजेस्ट की थी। अभी भी कुछ कंफ्यूजिंग किस्म की जो रिफॉर्म्स हैं वो आ रही हैं। हमने भी इनको प्रपोजल दी थी कि इस तरह जो है, आप देखें अब इंग्लैंड में ब्यूरोक्रेसी है, अब इंग्लैंड में जो ब्यूरोक्रेसी वो स्ट्रेंथन किया है, जो बल्दियात का जो सिस्टम होता है, उसके जो लोकल बॉडीज का सिस्टम है उसको किया हुआ था। अब वहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है कि पॉलिटिशियन जो है वो डायरेक्शन दे एक ब्यूरोक्रेट को, या वो कंसेप्ट ही कोई नहीं है ना कि वो जो मेयर ऑफ लंदन जो है वो कहे कि जनाब इसको तब्दील नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो अब वो आप ये देखें कि ये जो ब्यूरोक्रेसी इंडियन सिविल सर्विस से आई है ना, तो इंडियन सिविल सर्विस में जो यानी बरतानिया का जो निज़ाम था वो इधर जो हम कालों पर लगाया हुआ था उन गोरों ने, वो हम पर मुसल्लत किया गया था। इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, और ये रिफॉर्म जो एक्चुअली 73 से पहले प्री कॉमनर्स कहलाते हैं। तो 73 के बाद जो है ये ग्रुप्स बने हैं, यानी जो 73 का जो ग्रुप है, पहला ग्रुप होगा वो फर्स्ट कॉमन से। अब उस हिसाब से आप देख लें कि 48 कॉमन या 47 कॉमन इस तरह ये चल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी की जो सिलेक्शन है उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। मसलन आप इनकी इंडक्शन की बात करते हैं तो बच्चों ने, बाद ऐसे बच्चे भी हैं, मसलन एक लड़की थी वो जवेरिया, उसने एक साल में टॉप किया, यानी टॉप किया, अगले साल भी उसने इम्तिहान दिया हुआ था, उसका रिजल्ट आया तो वो फेल हो गई। तो हमें ये समझ नहीं लगती कि क्या हमारे जो पेपर चेकर जो इवन हमारे जो, मैं तो ये प्रपोजल ऐसा नहीं है कि ये जो CSS के इम्तिहानात होते हैं इनमें भी वही मसला चल रहा हो जो कि सिंध में ज़्यादातर देखा जाता है जब मैट्रिक के इम्तिहानात होते हैं। देखें इस दफ़ा 1-2 केसेस हुए थे, पिछले 2 सालों में 1-2 केसेस हुए थे, बट वो बड़े पेपर लीक करने का सिस्टम, लेकिन उस पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ठीक है ना। तो वो पीछे फैसलाबाद के हवाले से भी बात हुई थी कुछ 1-2 साल पहले, उसमें भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कोयटा से भी पकड़े गए लोग जो। तो ये एक थोड़ा सा हुआ है, लेकिन बिलमूम CSS के एग्ज़ाम में ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो यानी वो करप्शन का पहलू अभी कोई नज़र आया 1-2 दफ़ा, लेकिन उसको पिन अप कर दिया गया। जबकि आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो वहाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में तो आपको पता, चेयरमैन जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या उनके जो जूनियर थे उन्होंने अपने बच्चे जो है वो रख लिए थे उनके। और आप पूरा सिस्टम भी देख लें सिंध का, अब मैट्रिक्स, FA, BA, वो सारे पेपर आउट होते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है सिंध का जो सूबाई इम्तिहान है उसमें करप्शन का एलिमेंट ज़्यादा है। तो जब ये करप्शन का एलिमेंट होता है मौजूद तो ये पेपर क्या लेकिन नकल करके आते हैं या इनको इन्फॉर्मेशन पेपर के बारे में दी जाती है, तो जब ये पास होके आते हैं तो फिर उस तरह काम नहीं कर सकते जिस तरह एक बंदा लायक है जो बिल्कुल सही पेपर देकर सामने आता है। देखिए मैं एक जो इंडक्शन मैंने वही तो बात की है ना कि पहले तो मैंने इनको ये सजेशन भी दी थी कि जो पहले टॉप 10 पेपर्स हैं, यानी किसी भी सब्जेक्ट के, जो कोई 40-44 सब्जेक्ट्स हैं, 44 सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल के, और फिर ये 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी हैं, तो उनके जो पहले 10 टॉप पेपर्स हैं
जो आपने कहा कि जी पहले टॉम इसके ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, वो हाईलाइट कर दें उसके ऊपर, वेबसाइट पे आप पोस्ट कर दें, ताकि लोगों को पता चले कि ये किस किस्म के जो मार्किंग करने वाले लोग हैं, बल्कि जो मार्किंग करने वाले लोग हैं उनका भी अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन लोग हैं जो मार्किंग करते हैं। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसकी जवेरिया की, कि वो एक साल में वो टॉप कर रही है, अगले साल वो फेल हो रही है। तो आपने अगर क्रैमिंग को या इस किस्म के जो पेपर्स को उसका मेयार कैलिबर उसका रखा जाए कि ये इंटेलेक्चुअल उसका लेवल है, या वो जो एक पेपर में उस वक्त पास हो गई, अगले पेपर में वो फेल हो गई, तो ऐसे तो आप किसी को जज नहीं कर सकते। उसका जज करने के मेयार डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं करना होना चाहिए कि एक बंदा ब्यूरोक्रेट है, अब उस ब्यूरोक्रेसी ने क्रैमिंग करके तो बंदा का नहीं पता चलता ना इंसान का। अब लिहाजा इसलिए मैंने ये उनको प्रपोजल भी दी थी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को कि आप जो पेपर्स हैं वो उस पर लगा दें पहले 10 पेपर, ताकि ये भी पता चले कौन लोग हैं जो पेपर रखा है। एक लड़की अगर पास हो रही है इस साल, अगले साल वो फेल क्यों हो रही है? तो क्या हमारा मेयार यही है कि टॉपर जो ले रहे हैं, अगर हम उसको नंबर 2 को मेयार रखें या नंबर 1 को मेयार रखें कि वो टॉप करने वाला उसका ठीक था या एग्जाम या ये वाला ठीक था? तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को कि हुकूमत को, और हमारे इसमें क्या होता है, हमें इसमें इंटेलेक्चुअल दूसरे भी शामिल करने, एजुकेशन को शामिल करना चाहिए, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को नहीं शामिल करना चाहिए। इसमें टॉप लॉयर्स होते हैं और बेशुमार जो पब्लिक पॉलिसी के लोग हैं उनको शामिल करना चाहिए। ये महज सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं आपको जज करना चाहिए। इसके लिए आप देखें बरतानिया के अंदर जिस तरह ब्यूरोक्रेसी है या जर्मनी में ब्यूरोक्रेसी है, उनका भी सिलेक्शन का एक मयार है। अच्छा, ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जी जी, इनको नौकरी से निकालने का क्या तरीका है, डिसमिस करने का क्या तरीका है? क्योंकि जब भी कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक सामने नज़र आती है किसी की, तो कहते हैं जी मुअत्तल कर दिया गया, कुछ अर्से के बाद वो फिर वापस उसी नौकरी पे आता है। इनको डिसमिस देखें एक बुक होती है इनकी, एस्टा कोड कहलाता है, जिसे एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन कोड होता है। ये जो सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, इनका जो बॉस होता है वो एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी होता है। एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी जो पावरफुल जो गिना जाता है आजकल, खैर वो एजाज मुनीर है, डॉक्टर एजाज मुनीर है, प्रोफेसर मनीर साहब उनके बेटे हैं, तो वो प्रोविंस में भी अच्छी पोस्ट पे गए थे। अभी वो जो आईजी साहब को मुअत्तल किया गया था, याद है इस्लामाबाद के वो जो आदम स्वाति वाले केस में, तो उनका बीच में कोई रोल आया था कि उन्होंने इमरान खान को मैसेज कन्वे किया था। तो इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी होता है, तो अगर उन्होंने सस्पेंड करना है या मुअत्तल करना है तो सीनियर ऑफिसर को या ब्यूरोक्रेट को वो इनको फिर इन्फॉर्म करना पड़ता है फेडरल लेवल पे। आईजी जो है या चीफ सेक्रेटरी है वो तो वो प्राइम मिनिस्टर के जरिए फिर वो चीज़ जाती है, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज कंसिडर किए जाते हैं। तो लिहाजा इनको जो मुअत्तल करने वाला वो सिलसिला होता है वो फिर इसमें एस्टा कोड के मुताबिक डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी होती है। अब देख रहे हैं नेकोकारा जो इस्लामाबाद का जो एसपी है, अब इस्लामाबाद के एसपी को जो उसने धरने पर इमरान खान के धरने के ऊपर वो उसने हुक्म नहीं माना था, और इसी तरह वो बेचारे को सस्पेंड बकायदा वो बोर्ड बनाया इन्होंने जिसमें सब सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट बैठा था, नदीम हसन आसफ, आजकल वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर भी हैं और फ्रॉम 9th कॉमन है वो। तो वो शहजाद अरबाब साहब जो इमरान खान के जो एडवाइज़र हैं इसके, उनका बैचमेट है, और सलीम उतियाना साहब जिन्होंने टॉपर है वो, मतलब हालांकि मेरे ख्याल में तो सलीम उतियाना साहब को होना चाहिए था, वो जो टॉपर थे 9th कॉमन के, इन सब में से वो बेहतर है और काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, उनकी अप्रोच होती है। तो हमारे ख्याल में कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इनको सस्पेंड करने का तरीकाकार जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उस तक जाता है, वो यानी हाई लेवल पे, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो करती है। लेकिन आप साबित कैसे करेंगे? अब देखें वो नेकोकारा तो बेचारा एक एसएसपी था, उसको साबित करना इटसेल्फ बहुत बड़ा मुश्किल काम था, और वो उसको तरीके के साथ निकाला गया। अब सुना वो रिस्टोर कर दी गई है। अच्छा, ये बड़ी बात चलती है कि जी जो भी हुकूमत आती है वो अपने ब्यूरोक्रेट्स लेकर आती है। वो कैसे लेकर आती है? क्या कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाता है? देखें जो 30 इयर्स गुजरे हैं पिछले, जो नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली की डायनेस्टी के, या पीपल पार्टी की भी, या उनको भी देख लें तो बाकायदा कुछ ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने जो कहते हैं ना क्राइम के अंदर एक कंपेनियन वो शिप जो है वो बनाई हुई थी, जो क्रिमिनल रिलेशनशिप थे उनके साथ, मैं चीमा फवाद हसन फवाद की बात कर रहा हूँ। असल में होना ये चाहिए था कि मतलब जो पिक एंड चूज का जो प्रॉब्लम ये जो है वो अब कोई भी आ सकता है,
आपको आप देखें उसमें जिसकी CR डोजियर जिसको हम कहते हैं, जिनकी ACRs हैं, जिनका प्रॉपर एक, और इवन ISI MI और IB जो है वो भी रिपोर्ट्स फाइल कर रही होती हैं कि इस बंदे के बारे में क्या है। अब देखिए अली हसन सिद्दीकी की आप बात कर रहे हैं, अब जो वो मैं थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ, उसको दोबारा सफ़ीर लगा दिया एक, वो सरमाया वो अभी 5 मिनट पहले की बात है, जो अमेरिका का में सफ़ीर था और उस पर नैब में केसेस चल रहे थे। अब ये किसके प्रेशर पर वो उसको लगाया गया? तो लगाया गया था ना, शायद खाना वासी का वो था ना पार्टनर था उसके ब्लू एरिया में या क्या, उसके एसेट से वो जहांगीर सदीकी JS बैंक का भी आज उसको अभी थोड़ी देर पहले उसको लगा दिया गया। अब ये प्रेशर्स किसके हैं? ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे बहुत अच्छे वो थे खोसा साहब, जिनके बड़े खोसा साहब के भाई थे, तो वो तारिक खोसा साहब DGFI भी रहे, एंटी नारकोटिक्स भी रहे। मेरा एक इंटरेक्शन भी उनके साथ हुआ था। उन्होंने पुलिस सर्विस की जो कमेटी बनाई है डॉक्टर ऋषि में, उन्होंने अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि आप जो पुलिस सर्विस को आप निकाल के सेपरेट डील करना चाह रहे हैं, इससे नुकसान होगा। वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो उनका बहुत ज़्यादा क्रेडिबल आदमी है। वो दो ही पुलिस में गिने जाते हैं, एक तारिक खोसा साहब जो चीफ जस्टिस साहब के बड़े भाई हैं, और ये उनके साथ मेरा भी काफ़ी अच्छा ताल्लुक था। उनके जो छोटे भाई हैं जो नासिर खोसा साहब, जो ही इज़ फ्रॉम 6th कॉमन से बिलोंग करते, जो अभी रिसेंटली जिनका केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए नाम भी आ रहा था, वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं वो भी। तो वो कहने का मकसद ये है कि वो आप अगर पिक एंड चूज़ की पॉलिसी रखेंगे फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट, कि इस बंदे को चूज़ किया जाएगा और इसको जनाब इससे करप्शन का काम करवाया जाएगा। और कुछ ऐसे वीक होते हैं लोग जो अपनी जो अब नौकरी बचाने के लिए या वजह से। आपने कहा कि प्रेशर आया कहीं से, तो इमरान ने तो कहा था कि मैं मेरिट पे सब कुछ करूंगा, तो वो भी कुछ गलत देखें उससे करवाए जाते हैं ना काम। जहांगीर अली सिद्दीकी का मुझे अभी कौन करवाता है? ये अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि वो अमेरिका पहले वो कैसे गए थे अमेरिका, अब उनको प्रेशर हो सकता है। अब फिर उनकी अंदर जो है लॉबिंग होती है इन लोगों की। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी का पता नहीं किसका वो उसको वजीर जो है वो लगा दिया है, मतलब जो चलता रहेगा, मुख्तलिफ मुल्कों में दौरे करेगा। किसी मुल्क का सफ़ीर नहीं लगाया उसको, जिस तरह मियाँ साहब ने कुछ लगाए हुए थे, जावेद साहब जो थे उनका। तो कहने का मकसद ये है कि जावेद मलिक जो पहले टीवी पे एंकर भी हुआ करते थे, वो सरमायाकारी का उनको लगाया हुआ था सफ़ीर, तो इसी तरह इनको भी लगाया अभी थोड़ी देर पहले अली जहांगीर सिद्दीकी। तो ये ब्यूरोक्रेट्स भी सेल्फ जो है, देखें उनके बीवी बच्चे होते हैं, उनके मतलब उनका मसाइल होते हैं, उनके मसाइल होते हैं। तो आप उनको जब करप्ट करने लगे, करप्शन कौन देखें, जो बंदा अगर टॉप पे करप्ट है वो नीचे भी करप्शन को प्रमोट कर रहा होता है। ठीक है। पहले तो मैंने आपको कहा था ना कि इंडक्शन पॉलिसी पे हमें कुछ थोड़ा सा डॉक्टर साहब को भी कहा था, और मेरे आपको पता है कि वो बच्चे जो है वो जो मुझसे गाइडेंस लेते थे वो सिविल सर्विस में आए। मैं जवेरिया जिसकी बात आपने की उसके बारे में पूछना चाह रहा था कि आप पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट भी हैं और साहबजादा कोई अकाडमी वगैरह जो है जी, वो मैम देखें हम देते हैं इनको, पॉलिसी मेकर्स को गाइडेंस देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें अभी तक ये समझ नहीं लगी। आप जवेरिया की बात कर रहे हैं कि वो बच्ची जो है वो पहले साल टॉप कर रही है, दूसरे साल फेल क्यों हुई? हमारे को जज करने में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, कि हमारे कोई एक बंदा टॉप कर रहा है कि क्रैमिंग करके हमें आना चाहिए, क्या फिर अभी भी कोई समझ नहीं है इनको कि ये पेपर्स जो हैं, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि जो इवन बाहर से लोग पढ़े, अभी रिसेंटली अभी बात सुने कि हमारी जो इंग्लिश कितनी वीक होती है कि आपको 3000 वर्ड शायद लिखने होते हैं इसमें ऐसे राइटिंग में। अब एक बच्ची जो है कहती कि मैंने पढ़ी नहीं, तो वो उसका था ये अंडर सुपरविजन तो नहीं होती जो ऐसे लिखने पड़ते हैं? ये तो आप किसी से लिखवा भी सकते नहीं लिखवाने की बात नहीं, आप किसी से भी लिखवा लें, लेकिन आपने वहां जाकर तो आपने खुद प्रोड्यूस कर। यही वजह है ना कि कमजोर ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, हाँ, वो खुद काम नहीं करते, खुद काम नहीं, वो इट मींस कि वो सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल वो सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। अब शानजे फाइक है शायद लड़की का नाम, उसने टॉप किया। वो जब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर वो आप हमें बताएं कि ये उनके किसी रेफरेंस से मुझसे बात की कि वो तो 2.5 महीने में, उसने कहते मैंने 3 महीने तैयारी की और ये वो मैंने दे दिया एग्ज़ाम। तो अब उसमें एग्ज़ाम जो है ये नहीं था कि वो
मैंने कहा वो लम्स की ग्रेजुएट है और आप देखें उसके बाद वो बाहर भी पढ़ी हुई है और वो उसने लॉ में किया है लम्स में ग्रेजुएट। तो आप उसकी जो ग्रिपिंग है इंग्लिश की राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स जो है, आप खुद बरतानिया में रहते हैं, आपको खुद पता है कि जो लिखना इंग्लिश राइटिंग स्किल्स जो हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। जब आप राइटअप लिखते हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, तो वो उस हवाले से आप देखें कि अगर आपकी आप जो डेली आप नहीं लिख रहे होते या आप किताबों से रट्टे लगा रहे होते तो वो आपको चीज़ें नहीं प्रोड्यूस करती। बच्चों में रुझान ही नहीं है कि आप अपनी राइटिंग स्किल तो आंटी गूगल है देखें वो मेरी बात सुने कि जो राइटिंग स्किल्स जो है वो आपको इम्प्रूव करना पड़ती है। अब उसके लिए देखें, इल्म किसी की मिरास नहीं है कि मैं ले सकता हूँ, आप ले सकते हैं, इल्म कोई भी ले सकता है। नॉलेज जो है वो किसी की मिरास नहीं होती, ठीक है, वो तो कोई भी ले सकता है। तो लिहाजा मतलब बच्चे जो डॉन पढ़ते हैं, अच्छा अब एक और बड़ा वो कड़ी हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। मुझे एक चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो कह रहे थे गाइड हमने के बच्चों को हमें गाइड करना चाहिए कि वो एडिटोरियल पढ़ा के, और डॉन को रिकमेंड करते थे। दी न्यूज़, दो बड़े न्यूज़पेपर हैं, और क्योंकि इसमें डेली बेसिस पे आप इवेंट्स की रिपोर्टिंग को देखते थे, फिर आप उनके ओपिनियंस देखते थे, फिर उनका एडिटोरियल, और यही चीज़ें आप फिर उन्होंने ऐसे राइटिंग में लिखना होता था, कंपोजिशन वगैरह इस तरह की। तो मैंने उनको कहा कि सिरल मेडा के बाद आपने देखा नहीं है कि वो डॉन के जो एडिटोरियल आते हैं वो तो बायस्ड होते हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ होते हैं या पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके खिलाफ, और उनका टिल्ट। तो आप उनको रेकमेंड कर रहे हैं बच्चों को, जिनको बेचारों को पता नहीं है कि ये जो एडिटोरियल लिखा गया है उनका माइंड भी वही बनेगा, उनका माइंड वही बनेगा। तो हम क्या किस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा, आप जो दी न्यूज़ है उनके भी जो चीफ एडिटर हैं, आप जानते हैं उनको भी, तो वो चीफ एडिटर साहब तो कहते हैं मैं तो धंधा करता हूँ, मैं तो वो नहीं करता, क्या कहते हैं उनको, मैं जर्नलिज्म तो नहीं कर रहा। तो इस सूरत हाल में जो एक बच्चा है वो एक ऐसे आइडिया को लेके चल रहा होता है तो जो उसको गैर महसूस अंदाज में ये पता नहीं होता कि ये जो गैर महसूस अंदाज में उनको ये पता नहीं होता कि जनाब ये जो हम लिख रहे हैं ये पाकिस्तान के पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ भी हो सकता है। सही। तो लिहाजा उनको गाइडेंस की जरूरत होती है। और गाइडेंस कौन होते हैं? आप दे रहे होते हैं, हम लोग दे रहे होते हैं, या जो और भी लोग जो हैं जो समझ रहे होते हैं कि पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। अब देखें, वी आर इन हाइब्रिड वॉरफेयर, हम 5th जनरेशन वॉरफेयर में। आप जनरल आसफ गफूर की भी बात सुनते हैं, जनरल बाजवा साहब की भी बात सुनते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो चाहिए जाता कि किसी क्रैमिंग करें, किसी मखसूस किताबों की, ये बुक्स जो होती हैं, ये जो गाइड्स होती हैं, ये बेड़ा गर्क कर देती हैं बच्चों का। हम लोगों में रिसर्च की स्किल नहीं होती, बच्चों में स्किल नहीं होती, जिसकी वजह से वो मार खाते हैं। उनको जब तक आप लिखे लिखाई वो पढ़ लेते हैं, वो लिखी लिखाई पढ़ लेते हैं, उसके अंडरलाइन कर लेते हैं, वो उसको वो। पर आपको पता है कि 92% बच्चे जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में फेल होते हैं। जब उनको कहा जाता है कि बेटा आप इंग्लिश को इम्प्रूव करने के आप राइटिंग स्किल लगें, आप जब तक खुद नहीं लिखेंगे, टीचर आपको इंजेक्शन तो नहीं लगा सकता ना कि आपके अंदर वो जनाब वो नॉलेज ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि जो आपने 3000 वर्ड लिखने हैं, अगर ऐसे के लिखने हैं, तो जाहिर है कि आपके पास मवाद होगा तो 3000 वर्ड लिखेंगे ना, कुछ ना कुछ तो होगा। आपके पास मटेरियल होगा तो लिखेंगे, अदरवाइज 1000 वर्ड्स के बाद आपकी वो खत्म। अच्छा इफ्तिखार भाई, जो यंग ब्यूरोक्रेट्स अब बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में कह लें आना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आप? देखिए, मैं तो पहले ये कह रहा हूँ तो कि जो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। मैं ये नहीं कहता कि फ्लॉरी इंग्लिश होनी चाहिए, ये प्लान, क्योंकि जितने पेपर्स आपने देने हैं वो इंग्लिश में देने हैं आपने, और वो आपका हाँ, पिछले दिनों आपको पता है कि उस सेनेट के अंदर वो कार्रवाई हुई थी कि जो उर्दू में होना चाहिए। अब उर्दू में कैसे वो करें? 1999 में उर्दू को पाकिस्तान की तमाम दफ्तरी जबान जो है और दूसरे कौमी जबान जो है, नहीं, दफ्तरी जबान होनी चाहिए। कौमी जबान तो है ये किताबों में, लेकिन दफ्तरी जबान चाहिए थी। दफ्तरी भी हमने वो जो लेटर लिया था जिसमें जस्टिस साहब ने दिया था कि जनाब ये उर्दू में होना चाहिए, वो इंग्लिश में था आर्डर में। तो उसमें फिर ये ना कि जब 99 में ये नहीं हुआ, तो अभी भी जो सेनेट में जो करारदाद पेश की गई है वो सिर्फ करारदाद की हद तक है, वो बिल या किस तरह। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट जो है वो अपोज कर रही है। उसकी वजह ये है कि इंग्लिश के अंदर वो इतना शायद 2-3 साल या इतना मवाद अवेलेबल नहीं होता उर्दू के अंदर जो हमारे इंग्लिश में अवेलेबल होता है। दूसरी, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उनके साथ इंटरेक्शन करना, फर्ज करें जब आप फॉरेन सर्विस में जाता है बंदा,
तो उनको ज़रूरत होती, या इनको इसमें क्योंकि वो नहीं है, उर्दू का कोई ऐसे नहीं होता, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर वो उर्दू का होता है। तो इसमें उन्होंने प्लान किया था कि उनको करें उर्दू का। मेरा ख्याल है कि अगले जो फ्यूचर के अंदर शायद ये कोई उर्दू का ऐसे रख देंगे। आखिरी सवाल है वो ये कि आप देखते हैं कि तुर्क के जो सदर हैं वो अपनी ज़बान में तकरीर करते हैं, चाइनीज़ अपनी ज़बान में करते हैं। क्या हमारे जब लीडर जाते हैं तो वो ये कोशिश क्यों करते हैं कि उनकी तकरीर जो है वो इंग्लिश में हो? लेकिन पहले तो ये बात है कि हम लोग जो हैं उर्दू के बारे में, अब आप खुद ये सोचें पहली बात कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात थी कि 25 साल के अंदर ये आपने उर्दू अपनी दफ्तरी लैंग्वेज करना, जो नहीं हो सकी। उसकी क्या वजह है कि हम खुद एक साइकोलॉजिकल एक हमारे में फंसे हुए हैं कि जनाब वो उर्दू जो है वो नहीं। आप देखें, हम पंजाबी होते हैं, बच्चों को कहते हैं कि पंजाबी नहीं बोलनी आप अपने स्कूल्स में चले जाएं। मैं ये आपको पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि स्कूल में चले जाएं, वहाँ बच्चों को पनिश किया जाता है कि आप उर्दू क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, जी, स्टार्ट आप इंग्लिश में बात करें, ऐसे स्कूल आपको यहाँ पे नजर आएंगे, तो वहाँ पे उर्दू को तौहीन समझी जाती है। तो आप बजाय जहाँ पे उर्दू को तौहीन समझी जाए तो वहाँ पे आप किस तरह बच्चों को। मैं तो कहता हूँ कि सिविल सर्विस के एग्जाम के अब उसमें आप दफ्तरी लैंग्वेज भी तो होनी चाहिए। आप इन पेज पे कैसे आप टाइप कर सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं, आपको ज़रूरत है समर की। लेकिन हम उर्दू को वो जो हालांकि बना हुआ मुक्तदरा ज़बान इफ्तिखार आरफ़ ये सारे वो बात करते हैं। लेकिन अब दूसरा अब देख लें, वो हमारे प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर इशफाक साहब बानो कुर्सी, वो कहते हैं कि बेटा ज़रा इसको क्लोरोफिल को ज़रा तर्जमा करके बताओ क्या करो। अब क्लोरोफिल जो है मैं वो बनाया तो मैंने कहा सर वो मतलब क्लोरोफिल ही होगा। कहता नहीं, इसका मादा खिजरिया भी हो सकता है। अब मादा खिजरिया जो है, खिजरिया अरबी में सब्ज़ को कहते हैं, गुम्बद खिजरा जिस तरह, तो इस तरह वो मादा खिजरिया भी हो सकता है। अब लेकिन अब ये जो बात है बच्चे को समझाने के लिए मेरे ख्याल 1 साल 2 साल तो लगेंगे उसको कि उर्दू इस लेवल पे चली जाए। अच्छा, आपने कहा कि स्कूल में सख्ती करते हैं कि आप उर्दू ना बोलें। बड़े मज़े की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में जो फैमिलीज़ हैं जी वो बच्चे को कहते हैं कि आप घर में उर्दू बोलें, इंग्लिश मत बोलें। उसकी वजह लेकिन वो इंग्लिश बोलते हैं। अब ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो उनको जब वो उर्दू बोलते हैं तो ऐसे बोल रहे होते हैं जिस तरह इंग्लिश पंजाबी बोल रहे होते हैं। मैं मेरी सारा इंटरेक्शन आप लंदन में भी होता है सारा, तो वो हम ये देख रहे होते हैं कि वहाँ पे इवन पंजाबी बोलना वो फ़ख्र समझा जाता है कि जो आपकी मदर टंग है वो कहते हैं या इंग्लिश बोल रहे होते हैं या पंजाबी बोल रहे होते हैं। जी, ये था आज का सब रंग, और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में आपको जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बारे में और जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी उसके बारे में बहुत सारी मालूमात जो हैं वो मिली होंगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब का। और ये सिर्फ पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट ही नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं और बड़ी निगाह रखते हैं हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है उस पर भी, और जो हमारे अभी जो हालात चल रहे हैं सियासत में उस पर भी इनकी बड़ी निगाह होती है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा, लेकिन लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।